फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यूपी के सभी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है या पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, आरओ, यारो, पीईटी, टीईटी, सुपर टेट, सभी एग्ज़ाम और अन्य स्टेट के भी जैसे बिहार का भी पीसीएस या दरोगा या अन्य एग्ज़ाम, सभी में जनरल हिंदी का पेपर होता ही है। प्री में भी बहुत जगह आरओ वगैरह में प्री में भी होता है और बीपीएससी वगैरह में मेंस में, यूपी पीसीएस में मेंस में भी जनरल हिंदी का पेपर होता है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन वीडियोज को ज़रूर देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। हम कल बात कर रहे थे शब्द, अर्थ और वाक्य विचार पर। हमने पिछले वीडियो में आपको शब्द समझा दिए थे, शब्द क्या होता है। तो हमने बताया था कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। और ये डिवीजन भी हमने आपको बता दिया था कि सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। निरर्थक में दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सार्थक को 3 भागों में बांटा था, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो आज हम बात करते हैं रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं शब्द के, और अर्थ के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये प्रकार हैं। रचना के आधार पर कौन कौन है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। और अर्थ के आधार पर है एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर रूढ़ शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द से ही रूढ़ी बना है, यानी कि परंपरागत, जिनका जो एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, जिनका जो अर्थ रहता है वही रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे ये पेन है, कलम, तो ये कलम ही रहेगी। अध्यापक, इसका अर्थ अध्यापक ही रहेगा। इनके अर्थ चेंज नहीं होते, ये रूढ़ शब्द है, यानी कि जो जिस अर्थ में लिखे गए हैं उनका वही अर्थ निकलता है। जो शब्द जिस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है उसका वही अर्थ निकलता है, यानी कि रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे, आप इसी से समझ लीजिए कि यौगिक क्या होगा। यौगिक का मतलब होता है योग, योग का मतलब है जुड़ना, यानी कि जो 2 शब्दों के मेल से बनेगा वो यौगिक शब्द कहलाएगा। क्या होगा, जो 2 शब्दों के योग करने से बनेगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे पर धन उपकार बराबर क्या बनेगा, परोपकार। ठीक है। इस तरह से कोई भी शब्द, धन प्लस राशि बराबर धनराशि, कोई भी शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने वो यौगिक शब्द कहलाएगा। अब योग रूढ़ क्या है, इसमें योग भी है इसका और रूढ़ भी है इसका, यानी कि वो इस तरह भी होगा और इस तरह भी होगा। तो किस तरह होगा, इसका क्या मतलब होगा, योग रूढ़ का मतलब है 2 शब्दों से मिलकर बना वह शब्द जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, जिसका एक रूढ़ अर्थ बन गया है, एक परंपरागत अर्थ बन गया है, वो रूढ़ योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गज धन आनन बराबर गजानन। मतलब क्या हुआ, गजानन का मतलब है हाथी जैसे मुख वाला या हाथी के मुख वाला।
हाथी जैसा मुख वाला या हाथी के मुख वाला। तो ये योग रूढ़ है। ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? हमेशा ये शब्द गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। जैसे दशानन, दो शब्द हैं, दस प्लस आनन, दस प्लस आनन, दशानन। ये दशानन का मतलब क्या है? जिसके 10 मुख हैं। 10 गिनती है, 10 आनन माने मुख होता है, जिसके 10 मुख हों। ये किसके लिए यूज होता है? रावण के लिए। यानी ये एक रूढ़ी है कि हाथी के मुख वाला, अगर गजानन शब्द बोला जाएगा तो कोई किसी और का अर्थ नहीं जाएगा, सब समझ जाएंगे कि ये गणेश जी के लिए है। अगर 10 आनन बोला, सब समझ जाएंगे कि वो किसके लिए है? रावण के लिए है। अगर चतुर्भुज शब्द बोला, सभी समझ जाते हैं कि विष्णु के लिए है। तो ये शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है। रूढ़ शब्द कौन से हुए? जो जिस अर्थ के लिए लिखे गए हैं उनका वही अर्थ निकलता है, यानी कि सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, वो सभी शब्द रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ रूढ़ होता है, यानी कि वो सिर्फ एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। मिटा देती हूँ, तत्सम तद्भव ये समझाऊंगी। अभी मैं तत्सम तद्भव का भी आपको सिर्फ एक परिचय बता रही हूँ। तत्सम तद्भव आपको विस्तार में पढ़ाऊंगी, क्योंकि तत्सम तद्भव शब्द आपके आरो यारो में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो तत्सम मीन्स होता है तत् माने जैसा था, जैसा उसमें था वैसा ही, यानी कि जो शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, संस्कृत के शब्द हिंदी में जो आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तद्भव इन्हीं का विकृत रूप तो होता है। तत्सम का विकृत रूप, जैसे यहाँ हस्त है, यहाँ हाथ हो जाएगा। देशज क्या है? देशज वे शब्द हैं जो आपकी लोक संस्कृति में प्रयोग होते हैं। लोक शब्द यानी कि जो आंचलिक शब्द हैं, जो बोलियों में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गांव में प्रयोग होता है, लोटा है, डकार है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सिर्फ गांव में ही प्रयोग होते हैं। विदेशज शब्द जो हिंदी और संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, कोई भी जो अन्य भाषाओं के हैं। संकर माने होता है मिला जुला, यानी कि संकर का मतलब है जो मिले जुले रूप है, जिसमें हिंदी के साथ कोई अन्य शब्द मिल गया है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, मिलकर क्या बन गया? रेलगाड़ी। मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, इस तरह के जो भी शब्द हैं वो आपके संकर शब्द हैं। ये विदेशज में जैसे आ जाएगा आपका रूमाल हो गया, और अंग्रेजी के कोई भी शब्द ढेर सारे आपको पता ही है कोई भी। तो तत्सम कौन से शब्द हुए? जो संस्कृत परंपरा से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम शब्द है। तत्सम का जो विकृत रूप है हिंदी का, वो तद्भव कहलाता है। देशज शब्द वो हैं जो लोक भाषा में प्रचलित होते हैं। विदेशज शब्द वो हैं जो हिंदी या संस्कृत के अलावा बाहरी भाषाओं के हैं, जो हमारे देश की भाषाओं के शब्द नहीं है, वो विदेशज कहलाते हैं। और संकर शब्द वो हैं जो मिल के बन गए हैं, जिसमें हिंदी के साथ साथ अन्य शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर मैं एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द पर बात करेंगे। वैसे सीधे सीधे बात ही कर लेते हैं, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है। एकार्थक शब्द वो है
जिनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे मैंने यहाँ रूढ़ शब्द में बताया था, मेज है, कुर्सी है, पलंग है, ये जो भी शब्द हैं ये आपके एकार्थक शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द वो कहलाते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है। जैसे वो रहीमदास जी का दोहा है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो वहाँ पानी का अलग अलग अर्थ है, शब्द एक ही है, पानी अर्थ अलग अलग है। तो जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द आपको पता ही है कि एक ही शब्द के जो विभिन्न विभिन्न अर्थ होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे गणेश जी का पर्यायवाची भी हमने गजानन लिखा था, लंबोदर हो गया, ऐसे ही कमल के पर्यायवाची आपके सरोज हो गया, अरविंद हो गया, नीरज हो गया, पंकज हो गया, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थक, यानी कि उसका उल्टा अर्थ विलोम कहलाता है। जैसे दिन का उल्टा रात हो गया, सुख का उल्टा दुख हो गया, ये क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो निरर्थक शब्द है उसमें विकारी और अविकारी शब्द हैं, दो शब्द हैं। विकारी का मतलब वो है जो बदले जा सकते हैं, जिनका अर्थ बदला जा सकता है वो विकारी शब्द होते हैं, और जिनका अर्थ नहीं बदला जा सकता वो अविकारी शब्द होते हैं। लेकिन उनमें हमने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे, तो उन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। नाम उनके हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, अब हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। एक चीज इसमें हम और जान लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये तो हमने शब्दों को जाना, किसको जाना, शब्द। अर्थ को भी दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, लक्ष्य के आधार पर और वैविध्य के आधार पर। लक्ष्य के आधार पर तीन तरह के शब्द होते हैं, वाच्यार्थ, लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ। वैविध्य के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। इन चारों पर अभी हमने बात की थी जब हम शब्द पे बता रहे थे कि शब्दों को जब अर्थ के आधार पर बांटा था तो यही थे, समानार्थक की जगह पर्यायवाची शब्द लिखा था, यही शब्द थे। लक्ष्य के आधार पर तीन प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लीजिए। वाच्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ का मतलब होता है शब्द का सीधा सीधा अर्थ, शब्द का सीधा अर्थ वाच्यार्थ होता है। जैसे गाय को गाय कहना, गाय को गाय कहना सीधा अर्थ है, गाय है उसे गाय कह रहे, सीधा अर्थ है। लड़की को लड़की कहना सीधा अर्थ है। लक्षणार्थ में क्या है, शब्द का मूल अर्थ बदल जाता है, मूल अर्थ बदल जाता है। जैसे गाय को सीधे का प्रतीक मान लेना, सीधे का प्रतीक मान लेना। जैसे लोग कह देते हैं ना, तुम्हारी लड़की तो बड़ी गाय है, मतलब तुम्हारी लड़की बहुत सीधी है, सरल है। तो गाय का अर्थ सीधे से लगा देना, ये क्या है, लक्षणार्थ हो जाता है। और व्यंजनार्थ में उल्टा अर्थ या व्यंग करना। जैसे गाय का मतलब उद्दंड, उद्दंड कैसे, जैसे झगड़े में हाँ हमें पता है तुम तो बड़ी गाय हो, तुम्हारी लड़की तो गाय है, हमारी ही खराब है, इस तरह बोलते हैं ना गुस्से में कि हमारी बेटी खराब है, तुम्हारी बेटी तो गाय है। गाय है मतलब वो गाय है कह रहे हैं, लेकिन वो अर्थ कुछ और बताना चाहते हो, बता रहे हैं कि वो मान नहीं रहे हैं कि गाय है, सिर्फ कह रहे हैं कि गाय है। तो इस तरह के जब अर्थ निकलते हैं तो ये व्यंग बन जाते हैं। और ये अर्थ हम आपको एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक अभी बताए हैं। अब हम बात करेंगे वाक्य पर। वाक्य क्या होता है, शब्द हमने जाने, अर्थ हमने जाना, हम वाक्य भी जान लेते हैं। फिर वाक्य बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम बाद में जानेंगे। अभी हम सिर्फ जान लेते हैं कि वाक्य हम किसे कहेंगे।
तो जैसे वर्णों की मेल को, वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों का मेल, शब्दों का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता है क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब ये बोल दो मेज, पानी, घड़ा, ये तो कोई सेंटेंस, ये तो वाक्य नहीं हुआ। लेकिन अगर बोल दोगे मेज पर घड़े, मेज पर रखे हुए घड़े में पानी है, तो ये क्या बन जाएगा? ये वाक्य बन जाएगा। इसका कोई अर्थ है, इसका कॉमा नहीं भी लगाओ तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मेज, पानी, घड़ा है, ये भी लिख दो तो भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। जबकि अगर इतना ही लिखो घड़ा है तो सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है कि घड़ा है। तो आशा है आपको शब्द, अर्थ, वाक्य, विचार 2 वीडियो में कंप्लीट हुए, आपको समझ में आए होंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप इन्हें बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।